जी लाइव में आपका स्वागत है। कल 12 फरवरी 2024 को 12th क्लास का ज्योग्राफी का एग्जाम है। तो उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आप देखिए 10 से 20 मिनट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 10 से 20 मिनट तक इस वीडियो पर टिक के बने रहें। इससे बहुत सारे सवाल आ जाएंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का आने वाला है। 30 मार्क्स आपको मिलेगा और सबसे ज़्यादा गलती इसी में होता है। तो अगर आप 10 मिनट 15 मिनट इसको दे देते हैं इस वीडियो को, तो आपका हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा हो जाए एग्जाम में। और फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव का आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो उस लंबे वीडियो को आप देखने में बोर हो जाएंगे। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सड़क परिवहन की स्थलाकृति उपयोगी साधन है किसके लिए? सड़क परिवहन जो है किसके लिए उपयोगी साधन होती है? तो मैदानी भाग के लिए। किसके लिए? मैदानी भाग के लिए। आगे, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो डार्विन और मेलबर्न, ये दो देशों से दो जगहों से होकर गुजरती है। संसार का कौन सा देश सड़कों की लंबाई में अग्रणी है? सबसे ज्यादा सड़क किस देश में है? तो हमारा भारत इसमें से है। चौथा, किस देश के रेल मार्गों का जाल सघनतम घनत्व? सबसे अधिक रेल मार्ग का जाल कहाँ है? मतलब सघनतम का मतलब बहुत ज्यादा रेल मार्ग किस जगह पे है? तो अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। विश्व के व्यस्तम जलमार्ग कहाँ है? तो विश्व के व्यस्तम जलमार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री महासागर में है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री महासागर समुद्री मार्ग में। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंग अनुपात न्यूनतम है? बोल रहे हैं कि 4 राज्य दिए हुए हैं, उसमें न्यूनतम लिंग अनुपात जो है किस राज्य में है, और वो 4 राज्य में चुनना आपको। किस तरह के बच्चे को? तो 0 से 6 वर्ष। तो इन चारों राज्यों में हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत किस निम्नलिखित में कौन सी कोटि में रखा गया? तो इसे 127वां कोटि में रखा। जब ध्यान रखिए, HDI जो है, HDI मानव विकास सूचकांक, जो आप जानते होंगे HDI, तो उस HDI में जो है भारत का नंबर कितना में है? तो आप ध्यान से देखें, हल्का मोटा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं। HDI में जो है इसे 127वां नंबर दिया। कितना? 127वां नंबर दिया गया। कब? 2005 में। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को। आगे, मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? या किस राज्य की कोटि जो सबसे अधिक है? मतलब सवाल कह रहा है कि HDI में जो है इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन मानव विकास सूचकांक में दर्शाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आप इसमें बेहिचक आप केरल की तरफ जा सकते हैं। आगे बढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74%। साक्षरता दर किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, तो 74% है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से, यहाँ दृष्टि लिखा हुआ है, उन्नत दूसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो दूसरा भारतीय राज्य है पंजाब। ठीक है, जहां अधिकतर लोग खेती करते हैं और ज्यादा कह सकते हैं बड़े किसान है वहां, इसलिए उसे HDI में दूसरा नंबर दिया गया है। मानव विकास सूचकांक से भारत में पिछड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो 4 राज्यों में से पिछड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब में 4 में से पिछड़ा राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है, न्यूनतम है? यानी 4 राज्य है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो भाई बिहार है, बिहार बाहर बा, आप सुने होंगे और अभी चल ही रहा है मार्केट में। बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा। आगे 14वां नंबर, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस की साक्षरता दर उच्चतम है? 4 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, उसमें से सबसे साक्षरता दर उच्चतम किस में है? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, तो लक्षद्वीप में साक्षरता दर क्या है? ज्यादा है, अधिक है। भारत की साक्षरता प्रतिशत क्या है? साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो भारत की साक्षरता प्रतिशत जो है 65.38% है। ठीक है, भारत में स्त्री साक्षरता दर क्या है? तो 54.16%। पिछले 40 वर्षों में वनों के अनुपात बढ़ने से निम्न में से कौन सा कारण है? बोल रहा है कि पिछले 40 साल में वनों का अनुपात बढ़ा, जंगलों का अनुपात बढ़ा, इसमें से कौन सा कारण मुख्य रूप से है?
तो वनीकरण के विस्तृत और सक्षम प्रयास, सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया कि जंगल लगाया जाए। झारखंड में भी देखिए जंगल लगाने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें आप देखे होंगे गांव घर में जो बाड़ लगाकर पौधे लगाए जाते हैं, 100 फल के वृक्ष लगाने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रकार है? तो ये निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई ज्यादा होता है वह भू निम्नीकरण के प्रकार है? तो अवनालिका अपर्दन। क्या है? अवनालिका अपर्दन। मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन के मुख्य कारण इस चारों है, वन विनाश, वन काटना, पशुचारण भी है और खनन भी है। चारों तीनों से होते हैं, इसलिए इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोगी संवर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोगी संवर्ग नहीं है? तो बी नंबर सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो है वो नहीं है। रबी फसल ऋतु की समयावधि में लगाए जाते हैं, तो आप सबको पता होगा अक्टूबर से मार्च के महीने में। शुष्क कृषि में शुष्क जिसको जायद फसल बोलते हैं हम लोग, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जा सकती है? तो गन्ना जो है वो नहीं बोई जा सकती। रागी बो सकते हैं, ज्वार बो सकते हैं, मूंगफली बो सकते हैं, लेकिन गन्ना नहीं बो सकते हम लोग। आगे प्रमुख खरीफ फसल के निम्न में से कौन सी? प्रमुख खरीफ फसलें निम्न में से कौन सी? चार में से सबसे प्रमुख खरीफ फसल, तो ये चारों पर खरीफ फसल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उपयुक्त सभी तरफ लगाएंगे। प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो प्रमुख रबी फसल गेहूं है, चना है, सरसों है, ये चारों प्रमुख है, इसलिए उपरोक्त सभी लगाएंगे। अब ध्यान रखेंगे, देखिए चना, कपास, मक्का, ये सारे कौन से फसल हैं? तो खरीफ फसल। रबी फसल गेहूं, चना और सरसों, इसमें कौन से फसल है? तो रबी फसल है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें भारत। तो गर्व करने की बात है तो भारत। इनमें से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? ध्यान से देखिए, क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गन्ना को। ठीक है किसे कहा जाता है? तो यहाँ देखिए आंसर हल्का सा ढक गया, इसको मिटा देते हैं। किसको कहा जाता है? तो गन्ना को कहा जाता है। ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस विकसित हुई? निम्न में से किन देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता किसमें विकसित हो गई है? बोल रहा कौन सा देश है जहां अलग अलग किस्म के चावल और गेहूं का उत्पादन ज्यादा मात्रा में की जा रही है? तो मैक्सिको और फिलीपींस। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल है? तो गेहूं क्या है? खाद्य फसल, खाने वाला फसल है। गन्ना को पीते हैं, कॉफी को पीते हैं, चुकंदर को भी हम लोग रस निकाल के पी सकते हैं। गेहूं है जिसमें खाया जाता है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी सबसे पहले स्थापित की गई थी, IISCO। इसके बाद टाटा का भी नाम आता है बहुत बार। ठीक है, स्लेम संबंधित है। स्लेम किससे संबंधित है? तो लोहा इस्पात उत्पादन से। ठीक है, लोहा और इस्पात उत्पादन से स्लेम संबंधित है। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, गर्व की बात है, हमारे राज्य में स्थित है, झारखंड में। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में सबसे पहले सूती कारखाना स्थापित किया गया, क्यों स्थापित किया गया? सवाल कह रहा है कि मुंबई में सबसे पहले सूती कारखाना क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि मुंबई एक पतन है, यहाँ जो है स्टीमर, पानी जहाज रुक सकते हैं। इसके आसपास कपास की उत्पादकता है, ये भी सही है। और मुंबई एक वित्तीय केंद्र जहाँ धन बहुत अधिक है, इसलिए उपयुक्त सभी की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। सोलपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलपुर जो है सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जाना जाता है। चीनी गन्ना उत्पादन के विश्व के अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राजील है। चीनी और गन्ना उत्पादन करने में सबसे अधिक अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राजील है। हुगली औद्योगिक केंद्र किस प्रदेश में स्थित है? तो कोलकाता का हावड़ा, आप जानते हैं कोलकाता हुगली नदी किनारे है, तो हुगली अगर नाम आया तो कोलकाता ही आ गया। हुबली किस राज्य में स्थित है? तो हुबली किस राज्य में? देखिए यहाँ हुगली है ना, हुबली है, तो हुबली जो है कर्नाटक में स्थित, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध जो है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से है। क्षेत्र विशेष के बी नंबर, क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर,
क्वेश्चन क्या है, इंदिरा नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इंदिरा नहर परियोजना जो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो कृषि विकास। इंदिरा गांधी ने नहर बनाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि को विकास करना। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? ये चारों में से बोल रहा है, उल्टा पूछ दिया सवाल, देखिए ध्यान से देखिए। ग्रांड ट्रंक रोड किस पर स्थित नहीं है? तो इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ। लखनऊ नहीं है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ हुआ कब किया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 जनवरी 1999 को किया गया। ठीक है। भारत में विश्व का सर्वोच्च सड़क निम्न में से कौन सी है? भारत में विश्व की सर्वोच्चतम सड़क निम्न में से कौन सी है? मतलब सबसे अच्छा किस्म का सड़क जो है वो निम्न में से कौन सी है? तो लेह से मनाली, ये बहुत बेहतरीन किस्म का सड़क माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आपको पता होना चाहिए NH7। क्या होगा? NH7। ठीक है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क परिवहन से। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क परिवहन। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली को 12 मंडलों में विभाजित, जिसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं, तो 12 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों या क्षेत्रों प्रदेशों में विभाजित किया गया? कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 16 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? दो देशों के मध्य व्यापार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वर्ष 2003-4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? जो कहवा हमारे देश में होता है उसका सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? तो इटली है। कौन है? इटली है। चाय का अधिकांश निर्यात निम्न में से किस देश में होता है? तो ब्रिटेन में होता है। किसमें होता है? ब्रिटेन में होता है। कौन सा गैस ओजोन परत को पतला करने के लिए जिम्मेवार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको ये पता होना चाहिए कि CFC गैस निकलने से जो है हमारे ओजोन परत पतला हो रहा है, जिससे बहुत खतरा भी बढ़ रहा है। पर्यावरण ह्रास होता है, क्यों होता है? प्राकृतिक प्रकोप से कारण होता है, प्राकृतिक आपदा से होता है, पर्यावरण अभाव से होता है। तीनों कारण सही है, इसलिए उपयोग सभी की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और स्वर प्रदूषण। एक काम करते हैं, हम लोग इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। हम लोग 57 क्वेश्चन के बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप इसे 1 बार या 2 बार देख के जाए, आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कल। चलिए, थैंक यू।